संत श्री श्री 108 श्री रामगिरी महाराज का भक्तों ने किया जलाभिषेक। गंगा जी के सोरो घाट से मंगाया 2 टैंकर गंगा जल। महाराज के जलाभिषेक में हजारों की तादाद में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। जलाभिषेक के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अब तक आपने शिवलिंग या अनेकों देवी देवताओं का जल अभिषेक होते हुए देखा होगा और सुना होगा कि, लेकिन हम आपको एक संत का जलाभिषेक होने की खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के मठ नीमखेड़ा के पास एक संत रहते हैं। इन संत को महाराज रामगिरी के नाम से भी जाना जाता है, जो पिछले काफी लंबे समय से सड़क किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे बनी हुई छोटी सी झोपड़ी में निवास करते हैं। झोपड़ी भी अब पूरी तरह से सड़ गल कर टूट चुकी है। वहीं बाबा रामगिरी का कहना है कि सांसारिक भोग भोगना संतों का काम नहीं है। अक्सर संत झोपड़ी में ही भगवान का भजन किया करते हैं, जो मेरे लिए पर्याप्त है। बताया जाता है कि झोपड़ी में एक सर्प देवता का भी बिल बना हुआ है। सर्प देवता समय समय पर भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं भक्तों का मानना है कि जो भी महाराज की शरण में सच्ची श्रद्धा भाव से आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं लोगों की मान्यता है कि बाबा की सभी शक्तियां झोपड़ी में ही निहित है। संत रामगिरी द्वारा यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि बिना किसी के सहयोग और बिना चंदा के धार्मिक आयोजन सर्प झोपड़ी के अंदर विद्यमान अदृश्य शक्ति के बलबूते पर करते हैं। वही संत रामगिरी बाबा का कहना है कि जो मेरी टूटी हुई झोपड़ी में ही तीनों लोक के देवी देवता विराजमान हैं। सीताराम, बड़े सौभाग्य की बात, आज नीमखेड़ा मढ़ा पर पूज्य महाराज श्री सदगुरुदेव श्री रामगिरी जी महाराज के सानिध्य में आज सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा से, बड़े भाव से पूज्य महाराज जी का अभिषेक किया, अभिषेक का लाभ लिया और बहुत विशाल भंडारा, जो महाराज जी की कृपा से ही अनेक दूरों से ही लोग पधार करके भंडारे का और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और सभी से निवेदन है, जो भी भक्त इस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हों, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप अपना परिचय दें। मैं आगरा सैया के पास नगला सोरा से आया हुआ, महाराज जी ने कृपा की, मुझे बुलाया अभिषेक कराने के लिए। ये सौभाग्य मुझे बड़े गुरुदेव भगवान और बाबा भोलेनाथ की कृपा से ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ, ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त हुए और अभिषेक कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय राधे, जय श्री। गोविंद की श्रद्धा ऐसी है कि हमें आज कछु पे नहीं दिया से कछु पे कोई चीज़ की कमी ना, नहीं कृपा थी, कोई चीज़ की यहाँ ना आते क्या, कोई चीज़ को कर रही है, चीज़ें तो सुखी है। कैसी महिमा है, क्या है? वो अच्छी महिमा है, वो कला होते भी नहीं की, तो यहाँ धरी भले ही वो कहते से चीला कहते हैं कि वो बनवा रहे नहीं, यहाँ तो यही राजी, यहाँ ना बढ़िया तरह के खुद की जो है मेहमान थे, कुछ शिकार यहाँ थोड़ी है कि से चीला आए रहे शिकारने की धूप बिनी की तरफ आते शिकारने के लिए हैं। क्या नाम है अपना? रेशमा। रेशमा कहाँ से है? नवरा दिल्ली का से। ये धौलपुर का सेठ जितेंद्र बाबू, दुकान है इसकी स्टील की, बर्तनों की दुकान, उसने मेरा आपसे कराया। भोले बाबा पे या फिर देवी देवताओं पे जलाभिषेक होते हुए देखे हैं, लेकिन आज मैं पहली बार ये ऐसा जलाभिषेक होते हुए देख रहा हूँ। मेरा जो जितने प्रोग्राम यहाँ मेरी झोंपड़ी पर हुए हैं, जो रामायण के पाठ होते हैं, सुबह मैं सुनता हूँ, श्रीमद् भागवत की कथा को मैं सुनता हूँ, और जो मेरे इष्ट देवता जो हैं मेरी पूरी झोंपड़ी के अंदर निवास करते हैं। बताया जाता है कि इसी झोंपड़ी में कोई करिश्मा है। ये तो परमात्मा मेरे भगवान से 3 लोग के नाथ इसमें विराजते हैं। आप रहने के लिए अपने लिए मंदिर या ऐसा कुछ धर्मशाला वगैरह क्यों नहीं बनवा लेते हैं? कोई इच्छा नहीं है मुझको मंदिर और मकान और दुकानों पे ईश्वर का भोग नहीं भोगना है। जो संत वैसे होते हैं, जो ईश्वर का भोग भोगते हैं, ऐसा आराम करते हैं, उनके लिए मंदिर, मकान और मार्बल और मार्बल उनके लिए चाहिए। मेरे लिए सुख सुविधा कुछ नहीं चाहिए। कुछ भक्तों के लिए आप कहना चाहेंगे 2 शब्द आप अपने शिष्यों के बारे में? शिष्यों के बारे में, शिष्य मेरा बहुत बड़ा, ये और पास के शिष्य मेरा बहुत बड़ा सहयोग करते हैं, तन मन और धन तीनों चीज़ संकल्प करते हैं। मेरे प्रति बहुत बड़ी आस्था है, मेरे प्रति बहुत
में ऊपर इनका सहयोग है। केवल एक झोंपड़ी के नाम पे त्रिपाल पड़ी है, उसमें रहते हैं, भजन पूजन करते हैं और खूब अच्छी महिमा है भैया, अच्छा भंडारा वगैरह अच्छे प्रोग्राम उनके चलते हैं, अच्छे सेवक हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। बताते हैं कि इसी झोंपड़ी से सब कुछ करते हैं। क्या इस झोंपड़ी में सर्प भी रहते हैं, एक सर्प का बिल है उसमें, मैंने देखा ये तो बहुत पुराना सर्प है, बहुत पुराने समय से रह रहा है, बहुत समय से रह रहा है और बाबा इसी में रह रहे, उसी में खाना वाना बनता है, सोने के लिए ये झोपड़ी डाल रखी है। झोपड़ी भी कहाँ है, एक त्रिपाल है। बताते हैं कि भक्तों से सब कुछ जो सेवा होती है सेवा भाव से आते हैं, तो उनको नहीं मिलता तो यार ये गंगा जल मांगा के थोड़ी उनका रुद्राभिषेक होता है, अभिषेक कराया है लोगों ने, तो वो ये कुछ महिमा है तभी तो ये ऐसा हो रहा है। ये स्थान कौन सी जगह पे है? मटनीखेड़ा में ये हमारी कितना पड़ेगा? सीधा रास्ता अगर बाड़ी से आएगा तो गुजरपाड़ा से सीधे करीमपुर वाला रास्ता है, और सैंपू से आएगा तो महादेव सैंपू भोला से या बाउल से होकर रास्ता है, या करीब धौरपुर से आए तो करीमपुर से सीधा रास्ता है। जो सड़क डल रही है वो शायद वो सड़क डल के सही हो जाएगी, व्यवस्था बढ़िया है। बिलोनी होगी भी रास्ता है, आना चाहे तो अब्दुल चौराहे से आ सकते हैं, चारों तरफ से हमारे यहाँ आने का। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में राखी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कक्षा पीजी से 12वीं तक के बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 4 से 6 तक के विद्यार्थियों के लिए राखी मेकिंग कंपटीशन तथा कक्षा 7 से 12वीं तक के बच्चों के लिए हाउसिंग बोर्ड कंपटीशन रखा गया। विद्यालय के 5 सदनों ने अलग अलग विषय पर बोर्ड डेकोरेट किया। ब्रह्मपुत्र सदन का विषय शिक्षक दिवस, कावेरी सदन का विषय गणेश चतुर्थी, गंगा सदन का विषय दशहरा, नर्मदा सदन का विषय रक्षाबंधन एवं संगम सदन का विषय जन्माष्टमी रहा। सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने विषय के अनुसार बहुत कम समय में कड़ी मेहनत कर यह साबित कर दिया कि एवीएम कॉन्वेंट के बच्चे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अलग है, जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। कक्षा पीजी से 3rd तक के बच्चों ने बालिकाओं ने बालकों की कलाई पर सुंदर सुंदर राखी बांधी और बालकों ने बालिकाओं को उपहार देकर रक्षा का वचन किया। कक्षा 4 से 6 तक के बच्चों ने सुंदर सुंदर राखियां बनाकर अपने कौशल को दिखाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पीसी बोहरा ने विद्यार्थियों से उनके विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे, जिनमें सभी बच्चों ने पूर्ण रूप से जवाब दिया। बच्चों के द्वारा दिए गए प्रश्नों के जवाब सुनकर व उनके ज्ञान से मुख्य अतिथि काफी प्रभावित हुए और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। रक्षाबंधन को लेकर सजे बाजार, बहनों ने की खरीदारी। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। बहनों के बाजार में पहुंचने से दुकानदार भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानों को अलग अलग डिजाइन की राखियों से सजाया है। वहीं बहनों की ओर से भाइयों के लिए राखी की खरीदारी करती नजर आ रही है। रक्षाबंधन को लेकर के शहर के मुख्य बाजारों में बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। शहर की सब्जी मंडी में स्थित एक दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान पर कई तरह की रंग बिरंगी राखियां हैं, जिसकी बाजार में 1 रुपया रक्षा सूत्र से लेकर 500 रुपए तक की राखियां बिक रही हैं। वहीं ज्वेलर की दुकानों पर भी बहनें सोने और चांदी की राखियां भी अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं। चोरों ने 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, लाखों रुपए का माल किया पार। पीड़ितों ने पुलिस को दी घटना की सूचना। सरमथुरा कस्बे में अज्ञात चोरों ने सोमवार की रात 2 अलग अलग स्थानों पर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद सुबह जगार होने पर पीड़ितों ने सरमथुरा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने घटनास्थलों का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कस्बे के भीमनगर स्थित खाटू श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य भूरा सिंह गुर्जर ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 1 बजे अज्ञात चोरों द्वारा उनके विद्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों ने विद्यालय में रखे 3 लैपटॉप, एक CPU, एक मॉनिटर, मोबाइल और विद्यालय में रखी चाबियों को लेकर चोर फरार हो गए। दूसरी वारदात में बिजली घर के पास स्थित इंदिरा रसोई संचालक गौरव सिंह परमार ने बताया कि रात करीब 2 बजे अज्ञात चोरों द्वारा इंदिरा रसोई पर से इन्वर्टर, बैटरी, फ्रिज, मोबाइल चार्जर, मिक्सी और गल्ले में रखे 1700 रुपए को पार किया गया। वहीं चोरों द्वारा कस्बे में सोमवार रात को ही 1-2 अन्य स्थानों पर भी मोबाइल सहित अन्य सामान की भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ितों द्वारा चोरी का मामला सरमथुरा थाना पुलिस ने दर्ज कर दिया है। ये क्या मामला है? इंदिरा रसोई में चोरी हुई सर। इन्वर्टर, बैटरा साइज चला गया, फ्रिज चला गया, 1700 रुपये नगद है, मोबाइल, चार्जर, फ्रिज, मिक्सी मशीन। और ये रात जी करीब जो कितने बजे के आसपास की घटना है? 11 बजे के बाद की कहानी है साहब। मैं 11 साढ़े 11 बजे के समय सो गया, उसके बाद हो जाएगा। इसकी आपने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है? जी सर। आज खाटू श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरमथुरा में अज्ञात बदमाशों ने रात्रि 1 बजे
अंदर घुस करके लॉक खोल करके अंदर से 3 लैपटॉप, एक CPU, एक मॉनिटर इनको लेकर के बाकी अलावा यहाँ पर जो सो रहे थे उनकी मोबाइल निकाल के मोबाइल को ले गए और गाड़ी का लॉक भी खोला और मेरे लिए तत्काल ही फ़ोन लगाया। तत्काल 4 बजे मैं यहाँ पर आया और दिखाई दिया विद्यालय का जो रिकॉर्ड था वो भी यहाँ से गायब है और भी धीरे धीरे देख रहे हैं सामान कौन सा चोरी गई है। हाँ, साथ में ही स्कूल के जितने भी लॉक कमरे थे उनके लॉक हो रहे थे तो सभी की चाबी ले गए। स्कॉर्पियो की चाबी ले गए, गाड़ी की चाबी ले गए, मोटरसाइकिल की और टावरों की, क्योंकि यहाँ पर जो रहते हैं वो भाई अपने टेक्नीशियन हैं तो टावरों पर जो जितनी भी चाबी थी उन चाबियों को भी ले गए। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला थाना पर एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी अपने भाई के साथ गाँव से धौलपुर में आधार कार्ड बनवाने आई थी, लेकिन आधार कार्ड में दस्तावेज कम होने पर नाबालिग का भाई अन्य दस्तावेज लेने अपने गाँव चला गया और अपनी नाबालिग बहन को और अपने परिवारजनों के घर पर खाना खाने के लिए छोड़ गया था। नाबालिग खाना खाने के बाद जब आधार कार्ड बनवाने के लिए परिवारजन के घर से निकली तो रास्ते में विष्णु नाम का युवक मिला। विष्णु ने नाबालिग को विश्वास में लेकर उसे आधार कार्ड बनवाने वाली दुकान पर छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बिठा लिया। आरोपी विष्णु नाबालिग को दुकान पर ना ले जाकर उसे चंबल पुल और मचकुंड पर ले गया। आरोपी विष्णु ने रास्ते में नाबालिग से छेड़छाड़ की। इसके बाद आरोपी विष्णु नाबालिग को बाइक से ले जा रहा था, तभी लालपुर गांव के पास जैसे ही बाइक धीमी हुई तो नाबालिग बाइक से उतरकर एक कमरे में जा घुसी। आरोपी विष्णु वहां से फरार हो गया। नाबालिग ने अपने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने नाबालिग को साथ लेकर आरोपी विष्णु के खिलाफ महिला थाना पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान मुलजिम विष्णु पुत्र मोजीराम को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय में जमानत पर चल रहा है। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मंगलवार को मुलजिम विष्णु को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए के जुर्माना और आईपीसी की धारा 363/511 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। बोलो। नाबालिग को विश्वास में लेकर उसे जबरन अपहरण करने के दोषी विष्णु को आज पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने सुनाई 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 30,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी की आने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर आज बसेड़ी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने बैठक की आयोजन किया। विशनगरी धाम पर आयोजन किया गया। परिवर्तन यात्रा 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे करौली जिले से होकर धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी, जिसका बसेड़ी विधानसभा के बथुआ खो पर भारतीय जनता पार्टी एवं जिला बसेड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। बथुआ खो से यात्रा सरवत्रा कस्बे में प्रवेश करेगी, जहां पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसको लेकर के आज कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बांटी गई एवं विधानसभा समिति का गठन किया। धौलपुर में समग्र शिक्षा अभियान धौलपुर की ओर से जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं धौलपुर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा के निर्देशन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुरानी छावनी धौलपुर में प्रभारी एवं कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा धौलपुर महेश कुमार गोयल के सहयोग से जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम अध्यापन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय रंगोत्सव अध्यापन प्रतियोगिता में 6 अलग अलग प्रतिभागियों के आयोजन में कुल 25 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। मंच संचालन प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने किया। उन्होंने जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं का समाकलन कर कई रचनाएं सुनाई। निर्णायक विनीता शर्मा ने भी लोकगीत मल्हार सुना। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके में बीती देर रात अज्ञात चोरों ने ओड़ोला रोड पर 2 पंगार में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों मकान से चोर 20,000 रुपए की नकदी के साथ 9 लाख रुपए के गहने पार कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही निहालगंज पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की पहली वारदात को अंजाम देते हुए 4 चोर ओड़ेला रोड स्थित महात्मा नंद कॉलोनी में रहने वाले निरंजन पुत्र श्यामलाल के घर में घुस गए, जिसमें चोरों ने मंदिर की छत से घर में घुसकर मकान मालिक निरंजन के सीने पर अवैध हथियार लगा दिया। जिसके बाद चोरों ने घर में राखी 20,000 रुपए की
जिसके बाद चोरों ने घर में रखी 20,000 रुपये की नकदी के साथ करीब 1 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों को पार कर ले गए। घटना के बाद चोरों ने सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है। चोरी की दूसरी वारदात महात्मानंद कॉलोनी से करीब 1 किलोमीटर राजा विहार कॉलोनी में हुई है, जहां से चोर छत के रास्ते से विष्णु हरिजन के मकान में घुस गए, जहां से चोर घर के एक कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 8 लाख रुपए के गहनों को पार कर ले गए। चोरी की वारदात का पता चलने पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रात में चोर घुसे साहब, ऊपर से आए अंदर, हम दूसरे कमरे में सो रहे थे। वो पीछे वाला कमरा में जो हमारी जो चीज़ सोना चांदी था 7-8 लाख रुपए का लगभग, वो सारा तारा तोड़ के गोदरेज का निकाल के ले गए साहब। पुलिस को सूचना की आपने? पुलिस को सूचना की? पुलिस को सूचना की साहब, वो आके मौके पे अपना कार्रवाई कर गए, गिरफ्त में ले गए साहब। थाना निहालगंज के इलाके में यहाँ पे रात में कोई चोरी हो गई। इसलिए क्या है मौका देता है, रिपोर्ट दर्ज की कार्रवाई करते हैं। सर कितना माल गया है वैसे? माल तो उन्होंने लिखवाया है, सोने चांदी की है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले जिले भर में पटवारी, गिरदावर और तहसीलदारों ने राजकार्य संपादित नहीं किया और पेन डाउन रखा। जिले के समस्त उपखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष रामनिवास जाटव ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का 4 अक्टूबर 2021 को सरकार के साथ समझौता हुआ था, जिसकी क्रियान्विति नहीं की गई। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 23 अप्रैल 2023 को समझौते के बिंदुओं की क्रियान्विति 1 महीने के अंदर करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक समझौते के किसी भी बिंदु पर आदेश पारित नहीं हुआ। इससे प्रदेश भर के समस्त पटवारी, गिरदावर और तहसीलदारों में असंतोष व्याप्त है और उन्होंने आदेश जारी होने तक राज्य कार्य नहीं करने पर पेन डाउन करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत जिले भर में पेन डाउन रखा गया। मेरा कहना यह है कि ये बार बार ये कहते हैं कि विधायक जी ने कोई ज़मीन खरीद ली है और मैंने ज़मीन खरीद रखी है, तो उसकी रजिस्ट्री निकलवा लें तहसील में से। वहाँ में कोई रोके क्या? किसी की भी आप जांच करा सकते हैं, आप निकलवा लें। मैंने खरीदी हुई, मेरे कोई रिश्तेदार ने खरीदी हुई, कोई मेरे मिलने जुलने वालों ने खरीदी हुई। उस बाईपास पर ज़मीन खरीदी बिक्री हुई नहीं है पहले नंबर तक। ये हुई है तो एक कोई जाटव समाज के व्यक्ति ने कोई 2 साल पहले ली है, वो बरई गांव का है। वो भी मतलब बाईपास पर नहीं, बाईपास से 2-3 खेत पीछे, वो अब की नहीं, वो 2-3 साल पहले ली। उसमें भी स्टे लगाए कोई 3 साल पहले। बाईपास तो अभी 1 साल ही हुई है, वो तो 3 साल पहले खरीद पर होगी है। और उनके पास अगर ऐसे कोई आरोप न लगा देते कि ज़मीन खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो तो जाके नहीं तहसील में से रिपोर्ट ले लें। क्यों नहीं लेते हैं? अब इन्होंने क्या है कि कोरोना में तो इनको मरने की वजह से डर था। अब तो ये दे रहे मैं जनता के हर काम में आ रहा हूँ, दुख में सुख में। आप जब कहाँ चलेगी, जब कोरोना की बीमारी चली, कोई भी बीजेपी का एक भी प्रत्याशी अगर जहाँ पर आया हो, चाहे तो वो प्रसाद जी घूमे, चाहे वो विष्णु जी घूमे, चाहे वो लाखन जी घूमे, चाहे वो और घूम रहे हैं, चाहे वो जसवंत जी घूम रहे हैं, इनको ये पूछो तो कि जब कोरोना की बीमारी आई, जब आप लोगों को कोरोना से इतना डर कौन लग गया कि आप एक दिन हॉस्पिटल में नहीं आए? चंबल की बाढ़ आई तो एक दिन चंबल पर नहीं आए। जब हॉस्पिटल में एक मरीज नहीं था पूरे ज़िले में, पूरा ज़िला एक मरीज नहीं बचा, जब आकर ये हॉस्पिटल को देखते हैं कि हम कोरोना की व्यवस्था देख रहे हैं। तो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने पत्रकार हैं अपनी छापी कि एक भी मरीज नहीं है कोरोना का भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। जब जिनकी चंबल की बाढ़ उतरेगी 4 दिन बाद, जब ये 4 दिन 5 दिन बाद जब ये चंबल पे आते हैं, तो जनता के दुख में और सुख में रहते कहाँ हैं? ये तो सिर्फ फोटो की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना। अब जहाँ कोरोना की जो आरोप है, कोरोना में को नहीं आए, वहाँ को रिकॉर्ड की जरूर दी जाए जिन्हें, वहाँ तो जिन्हें आना चाहिए ना हॉस्पिटल में, या जिनने एक पैसे की जनता की सहायता करी हो, या कोई दान दाता तो इनने कोई मदद करा ये पब्लिक के बीच में, जब पब्लिक पर संकट आ जाए, जिन्होंने क्या कहा है बताया कि हमने ये किया है। कोई भी इसके पास कोई भी काम करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई इस पर योजना नहीं है। बस इसके पास तो ये है कि भौंकू की तरह भौंक के देते रहो, रोज़ाना रोज़ाना जी देते रहो, बाईपास बाईपास बाईपास। उस बाईपास को आप मत नहीं करो। जब आपका राज अच्छा आया, मैंने तो अच्छा बुरा खराब बना दिया, आप एक अच्छा बाईपास बना देना जब आपकी सरकार आ जाए तो, जब आप बना देना। और आपकी सरकार रही है 10 साल, जब आपने मुझसे पहले बनवा देना चाहिए, देखो नहीं बनवाया आपने, आपके किसी ने हाथ रोके क्या? मैंने हाथ रोके क्या? जब आप बनवा लेते
जब आप विधायक रहे जब बनवा रहे थे बाईपास, मैंने तो 3 बनवा दिए, बाड़ी में बना दिया, सहपुर बना दिया, बसिंदाबाद बन गए, इतनी कॉलेज बनाई दी। एक बाईपास ही जिन्हें दिख रहे हो, इतनी कॉलेज बन गई, उनके बारे में नहीं कहते हैं कि ये कॉलेजों पे काम चल रहे हैं, ये कॉलेज बन गई, इतने एनीकट बन गए, इतनी गांव में रोड बन गई, हर जगह पुल बन रहे हैं, सोने गुज्जा पर सिवर पाली पर पुल बन रहे हैं। वो जिन्हें नहीं दिख रहे कि बाईपास ही दिख रहा है। और बाईपास में ज़मीन खरीदी है, बिक्री करी, तो आप की रजिस्ट्री लेकर नहीं निकाल के लाओ और उसको पब्लिक के आगे पेश करें कि साहब जिनके नाम या जिनके परिवार के नाम या मेरे भाई भतीजे कोई रिश्तेदार के नाम जो रजिस्ट्री हुई है, तो आपको लेकर नहीं आओ। क्यों नहीं बाबा जनता के सामने उसको मेरे को नंगा करो कि साहब जिन्होंने जो बाईपास पर ज़मीन खरीदी है निकालो, गए पेपर में निकलवाओ, टीवी पे चलवाओ, आप मोबाइल में रिकॉर्ड सहित आप आओ कि भाई जिन्होंने जो बाईपास निकलवाया इसकी वजह से निकलवाया कि जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उनके पास कोई सामान ही नहीं है दुकान में इसकी में। तो ये तो फ्रीज बल्ब है, ये फ्रीज बल्ब होता ना, वो उसका क्या होता है कचड़े में फेंका जाता है। ये तो सिर्फ गंदगी है, ये कुछ भी नहीं है इसकी दुकान में सामान। मैं पहले भी कह चुका, फिर कह रहा हूँ कि आपको जो जनता ने पहले भी ये 4 बार हराया, 5वीं बार इसको जनता 30,000 वोट वसूल पर हराएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनता का रुके ना, आप जाकर सर्वे कर लो गाँव में जनता के कितने विकास के काम हुए हैं। तो इसके पास तो कोई नहीं, सिर्फ ये तो हाईलाइट होने के लिए टीवी पे और मोबाइलों पर हाईलाइट होने के लिए फिर रहा है क्या जाते मेरे को बीजेपी की टिकट का इसका हिल्ला है नहीं, ये 4 बार हार चुका। तो अब इसको ये लग रही है कि मेरे को किसी ना किसी में इसको टच करके ना ही मेरे को मतलब मैं ही इसको मतलब टक्कर दे सकता हूँ। तो ये तो सिर्फ बीजेपी की टिकट हथियाने के लिए फिर रहा है कि आगे बीजेपी का सरकार तो आगे कांग्रेस की आ रही है। कहाँ मालूम कुदरती बीजेपी की सरकार आ जाए, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ऐसा इनको लग रहा है। तो मैं जाकर नहीं कोई दलाली कर लूँ, ये तो सिर्फ दलाली के लिए बनाया है और किसी के लिए है ही नहीं। अगर इसने विकास कराया, जो आरोप तो मैं बहुत लगा दूँ इसके ऊपर, लाइन लगा के और जो समाजों को टारगेट बनाता है, समाजों की बात करें तो समाज में इतिहास खोल के नहीं रख दूँ। और मेरी किसी समाज से कोई विरोध नहीं, किसी समाज से मेरा लड़ाई नहीं, मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ, पहले भी करता, अब भी करता हूँ, आगे भी करूँगा। और इसका तो मेरे पे एक ही है, सिर्फ मेरे को इसकी वजह से हाईलाइट होने के लिए ये करता है और मैं इसको हाईलाइट ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे इसके पास कुछ है ही नहीं, जो खुद ही पहले ही मारा हुआ डरा है, इसको क्या हाईलाइट करेंगे। अब ये तो सिर्फ दलाली के चक्कर में बता के मेरे को बीजेपी की टिकट मिल जाए और टिकट का जिसका कहीं दूर दूर तक हिल्ला है नहीं। कैसे पहले उनको ही संभाल ले, जो 8, 9, 10 कितने लोग मांगने वाले हैं उनको ही संभाल ले। और अब तक जो मेरे से लड़ा ना, तो जो बिना टिकट के तो लड़ा नहीं। 3 बार तो टिकट भी लड़ा ना, एक बार चीपी साहब से हारा, 4 बार तो टिकट भी हारो ना, एक बार उमा भारती का ही हारे हो। तो कोई फर्क नहीं इसका, ये तो बस भोगता रहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कोई ज़्यादा वही नहीं करता हूँ कि ये फ़ोन है क्या, ये तो सिर्फ हाईलाइट के लिए पड़ता है। मेरे को तो लोगों ने बताया वो तो आतंकवादी है, आतंकवाद क्यों ना करो, मैं न करो, क्या मेरे को परिवार की न करो, क्या मेरे को रिश्तेदार न करो। आतंकवादी उनको यही होश नहीं कि हमको क्या बोलना चाहिए, सोच समझ के ना। मैं चाहूँ तो अभी इसमें मानहानि का दावा कर दूँ, ठीक है ना। ये घर बैठे जाएगा, चुनाव बनाओगे तो छोड़ो भूल जाएगा, एक FIR के हमारा घर बैठे जाएगा। पर मैं ऐसा काम नहीं कराऊँगा कि इतना ज़्यादा व्यापारियों का हितैषी है। जब जहाँ पर आएगा ना ही लोगों के गैंगसा बंद कराए, एक बार लाराना चिट्ठी दी। अभी 1 साल पहले जगन ने आएगा ना बाजार के अंदर फायरिंग दी, वो धमकी करी, ठीक है ना। जगह जगह आएगा ना उतना आतंक मचाया, इतना बड़ा हितैषी है। तो ये जब तो नहीं आएगा नहीं वो आएगा जो आतंकवादी कह रहे हो, जो लोग आतंकवाद मचाते उनके तो आप संग दे रहे, और जो लोग व्यापारियों की रक्षा कर रहे आप उनको आतंकवादी बता रहे। अगर जब आतंकवादी की जब बात आई, जब लोगों ने बाज़ार के अंदर माहौल ख़राब किया, गुंडागिरी करने की कोशिश करी, जब ये लोग कहाँ चले गए। जब आएगा ना एक स्टेटमेंट दे रहे थे, एक ने दिया का किसी बीजेपी के लीडर ने, जो आतंकवादी कह रहे हो। तो जब ये कहाँ चले हो आतंकवादी, या अब आएगा ना उसके खिलाफ 2 शब्द बोलने गए। अब उसके खिलाफ अगर ये कह रहा है, अब उसके खिलाफ अगर इसमें हिम्मत हो तो जो शब्द बोले कर नहीं बता देगा के खिलाफ। जब इनको जान लूँ कि ये कितने बड़े व्यापारी हो गए, हितैषी हैं। ये तो सिर्फ अपनी अपनी दुकान चलाए रहे, इनकी और कुछ भी नहीं है। आतंकवादी के हैं, गुंडा के हैं, मर्डरी के हैं। मैं तो गुंडा हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, मैं मर्डरी हूँ, मैं लूट मार कर रही, मैं भ्रष्टाचारी हूँ।
अरे बाकी लागू तो मुझे सबक अच्छी झेलने के बाद फिर भी तो मुझे पब्लिक चुनाव जिता रही है। वो कौन जिता रही है, क्यों जिता रही है? मैं अगर गुंडा होता, आतंकवादी होता और भ्रष्टाचार करता तो मेरे को पब्लिक कौन चुनाव जिताती? मेरे के पास कोई भी नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। अब ये नए नए मुल्ला उड़ रहे हैं। अब ये यही मालूम नहीं है कि विधानसभा क्षेत्र में कितने पोलिंग बूथ हैं, कितनी ग्राम पंचायत हैं, कितने ग्राम हैं, कहाँ कहाँ हमें जाना है, किस किस जाति के कितने वोट हैं, कहाँ पर जिनको एजेंट बनाने हैं। अब इनको यही नहीं मालूम है, जिस व्यक्तियों को गाँव ही नहीं मालूम है। और वो लोग आगे ना चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे विधायक का इतिहास जरूर रखते हैं। सन 72 में चोरी के मुकदमा दर्ज हुआ है 20 स्टार्टिंग में चोरी को। आप चाहे तो कॉपी ले रहे होते, वो कॉपी छाप रहे हैं। 5 मुकदमा चोरी और 420 का मुकदमा के खिलाफ है। जो तो बचपन तक बड़ी चोर हो गए, वो वोटा सर्टिफिकेट देखो। और ये जे के गणेश साहब 1972 में, मैं तो पैदा नहीं हुआ, मैं तो जन्म ही 75 को है। तो मुझे तो पैदा है वे थी पहले, वो 3 साल पहले वहाँ पर मुकदमा 5 चोरी और 420 के लगे हैं। चौथे जी मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूँ, सब पत्रकार ने 30,000 ते आ रहे हो। 30 तो नीचे नहीं आ रहे वो, ऊपर ही आ रहे हो। जनता हरागी। जनता ने ये पहले 20,000 ते हरा हुआ है, जनता या 30,000 ते हरागी। जनता विकास के मांग देख रही कि हमारा काम क्या हो रहा है। 15 साल में वो अपना लेगा जो का पब्लिक के सामने पेश करे। उन्होंने कितने उद्घाटन करे, कितने उन्होंने शिलान्यास करे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने विकास कराया है। और अगर मुझसे देवे तो मैं 15 साल तो बहुत बड़ी होती, उन पर तो मैं जाऊँगा नहीं। जो पिछले ये 3 साल है ना, इनका ही मैं आपको इतना हिसाब दे दूँगा और वो अखबार में छपाऊँगा। और उन्होंने कोई कार्य करे हैं ऐसे कोई विकास की और योजना के, तो वो आएगा नहीं अपने अखबार में छपावे। अगर वो लोगों को ये लगे ऐसा हमारा अखबार में पैसा फालतू खर्चा हुआ, तो वो खर्चा बैन करने के लिए मैं छपा दूँगा, उनका खर्चा मैं उठा लूँगा। और वो अपने कार्य योजना तो देख हमने जे कार्य कराए हैं। अगर मेरे को नहीं दे सकती है तो आप लोग मंगा लोगे साहब, ये पूरी विधायक जी ने जे विकास कार्य कराए हैं, तो वो अखबार में ऐड लगवा दे और खर्चा मैं उठा दूँगा। अगर उन्होंने अगर पैसे ही कोई करनी हो तो मैं उठवा दूँगा भाई, अपने कार्यकर्ताओं से क्या करना है वो पेमेंट कर देंगे। मेरे को टच करके नहीं कोई MLA नहीं बन पाएंगे। मेरे को तो जसवंत जी 20 साल से टच कर रहे हैं और 20 साल से हारे रही। पहले चीकू साहब के संग जब हारो और 3 बार मैंने खुद ना हराए और 4थी बार फिर हारे वो। जनता हराती, जनता जिताती, ना तो मैं हराने वाला ना मैं जिताने वाला। जनता मुझे सर्टिफिकेट दे चुकी है तो मेरे कैसे काटे, और आगे भी जनता ही फैसला करेगी। जनता का फैसला है, वो सबको स्वीकार करना पड़ता है। अभी तो बेशर्म आदमी है, इतने चुनाव 2 बार आदमी चुनाव हारने के बाद में क्या बचता है? ये तो बेशर्म आदमी लगातार 4 चुनाव हारे हो, फिर तैयार फिर तैयार फिर तैयार। तो मैं तो ये करूँ कि जीवन भर मुझसे तो यही चुनाव लड़े, मैं यही चाहता हूँ। इससे बढ़िया मुझे कोई मिलेगा नहीं। मैं तो BJP वालों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको दोबारा से फिर एक बार और इसको दाव खेलें, एक बार इसको और टिकट दें।